डियर लर्नर्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम जो है बहुत छोटा एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओल्ड पेंशन वर्सेस न्यू पेंशन। देख लेते हैं, एक स्टेटमेंट आया है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल का, जो कह रहे हैं कि री लॉन्चिंग ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम पोटेंशियल सोर्स ऑफ द फिजिकल रिस्क फॉर द स्टेट। अर्थात हमारे कैग यह कहना चाह रहे हैं कि अगर राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करते हैं तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होने वाला है राज्य सरकारों के लिए। जैसा कि आपने देखा कि कुछ राज्य सरकारों ने घोषणा करी है कि वो ओल्ड जो है पेंशन स्कीम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है पहले बहुत पहले से क्या हो चुकी है, डिसकंटिन्यू हो चुकी है। आज जो है एनपीएस, जिसको हम नेशनल पेंशन स्कीम, लेकिन ये न्यू पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाती है क्योंकि ओल्ड और न्यू लोगों ने इसको ज़्यादा फेमस कर रखा है, वैसे इसका नाम एनपीएस है। तो चलिए इस आर्टिकल में हम देखते हैं कि कैग किस आधार पे कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो है रिस्की है, और ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में क्या अंतर है, आज आपको क्रिस्टल क्लियर समझने आने वाला है। ठीक है, तो ये है आपके भैया जीसी मुर्मू साहब, जो आज की तारीख में जो है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का पॉइंट था ये। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने बार बार जो है स्टेट फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट जो देखी हैं उसमें हमने बार बार ये हाईलाइट किया है कि एक रिस्क फैक्टर है राज्य सरकारों के साथ, जैसे कि उनके कमिटेड एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। याद करो, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में जो बजट वाला पार्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने एक रिवेन्यू वाला पार्ट पढ़ाया था, एक कैपिटल वाला पढ़ाया था। फिर रिवेन्यू की रिवेन्यू रिसिप्ट बनी थी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बना था, ऐसी कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट बनी थी और कैपिटल एक्सपेंडिचर बना था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर होते हैं वो किस में आते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। ठीक है ना, क्लियर। और उसके अलावा जो है पब्लिक डेट की आउटस्टैंडिंग ये भी बढ़ती जा रही है, लाइबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के सर जो कह रहे हैं कि राज्य सरकार पे ऑलरेडी कर्ज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और उनके जो खर्चे हैं डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के, लोगों को सैलरी देने के लिए, ठीक है, वो जो है कमिटेड एक्सपेंडिचर वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो राज्य के पास कोर्स उतना ही नहीं कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। उसके अलावा जो आपकी टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू है वो उतनी मोबिलाइज नहीं है, लो मोबिलाइज है, यानी कि जितना कलेक्शन आना चाहिए था उतना कलेक्शन हम ले भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन में बकाया बाकी हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं कि राज्य सरकारों की जो स्टेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, उनका जो कोर्स है वो उतना साउंड नहीं है। और जब उतना साउंड नहीं है तो अगर कुछ राज्य जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लाएंगे तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। ठीक, अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती है जब आपको समझ में आएगा तभी आप इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन एक स्लाइड का क्या करें, इंतजार करें, हम जो है बहुत जल्दी ओल्ड पेंशन स्कीम को भी आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है बहुत सारे डेफिसिट पैरामीटर में। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो एक तरीके से अब जो ये कहता है कि भैया आपको फिजिकली साउंड होना है। ठीक है, ज़्यादा जो है आपको फिजिकल डेफिसिट नहीं करना है। रेवेन्यू जो आपका क्या कहते हैं डेफिसिट है, ठीक है ना, उसको जो है जीरो के आसपास करना है। याद करो एन के सिंह की कमेटी, ऑलरेडी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है ना, तो उसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है मीडियम टर्म टारगेट भी जो है अभी अचीव नहीं हो पाए हैं। तो कुल मिला के मुर्मू साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ना तो आपने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो टारगेट थे वो पूरे करे हैं, और ऑलरेडी आपका कोर्स कोर्स जो राज कोर्स है स्टेट का, जो आपका ट्रेजार है, ट्रेजरी है, जो वो क्या है आपकी बर्डन में है। तो उनका कहना है कि भैया सीधी सी बात है कि आज की तारीख में जीसी मुर्मू साहब जो कैग हैं भारत के, वो कह रहे हैं कि भैया ओल्ड स्कीम सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया लोगों के सामने कि क्या सही में ओल्ड स्कीम इतनी बेकार है जो आज अगर कोई राज्य उसे कंटिन्यू करता है तो वो खतरे के निशान में चले जाएगा। तो इसी की हमें एनालिसिस करनी है। अभी तक जो पढ़ा आपने, करंट जो है एक स्टेटमेंट पढ़ा जीसी मुर्मू साहब का। ठीक है, अब हम थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली में क्या है, नहीं तो हवा हवा में आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है। एकदम कंसंट्रेशन हाई कर लीजिए, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखो, इधर आपकी ओल्ड पेंशन है, इधर न्यू पेंशन जो है आपकी क्या है, स्कीम है। ठीक है ना, वैसे नेशनल पेंशन स्कीम होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है तकिया कलाम में न्यू जो है वर्ड यूज़ हो रहा है। देखो सिंपल सी बात, पहले मान लो ये कोई एक इंसान होता था, ठीक है ना, क्लियर, जिस जो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, इनरोल था, तो जो उसकी तनख्वाह आती थी ना,
उसकी तनख्वाह में से कुछ भी रुपए नहीं कटते थे कि भैया ये आपके पेंशन फंड में कट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, यानी कि क्या था, नो कट इन सैलरी, यानी इन हैंड सैलरी हमेशा उसकी क्या दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि कोई उसमें कट नहीं है। जबकि जो न्यू पेंशन स्कीम जो 2004 से लागू हुई है, उसमें यह है कि जो भी आपकी सैलरी है, उसमें जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, जिसे आप बेस पे बोलते हो, उसमें से 10% कटेगा, और वह 10% जो है आपका बेसिक प्लस डियरेंस अलाउंस दोनों का होगा। ठीक है, यानी कि अपने आपकी सैलरी का इतना परसेंट भाग जो है, जो बेस पे और डीए का कट के किस में जा रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम नाम के एक फंड में जा रहा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आपको समझ में आया। अगर ओल्ड होती थी तो ऐसा कोई कट नहीं लगता था, एनपीएस में क्या है, कट लग रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम में देखो सिंपल सा फार्मूला था कि आपकी जो लास्ट ड्राइंग्स जो है बेसिक पे है, उसका 50% आपको क्या मिलना है, पेंशन मिलनी है। मान लेते हैं ये एक इंसान है जो रिटायर हो रहा है, और रिटायर होते समय इसकी तनख्वाह कितनी है, 50,000 है। ठीक है, अब इस 50,000 में देखते हैं उसकी बेसिक पे कितनी है। मान लेते हैं इस 50,000 में उसकी 25,000 रुपये बेसिक पे है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या हो गई आपकी बेसिक पे। अब इसका 50% कर दो, 25,000 का 50% यानी 12,500। 12,500 उसे हर मंथ क्या मिलेंगे, आपके पेंशन मिलेगी, और जब तक क्या है वो जिंदा है। समझ में आ गया, क्लियर। तो लाइफ लॉन्ग आपको पेंशन मिलती है। किस आधार पे मिलती थी, 50% मिलेगी, जो आपका लास्ट बेसिक पे होगा उसका, पूरी सैलरी का नहीं, बेसिक पे का। ठीक है, यानी कि एक निश्चित एश्योर्ड अमाउंट आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलती थी। जबकि जो नेशनल पेंशन स्कीम है एनपीएस, उसमें क्या है, मार्केट बेस्ड है। अब बच्चों सोचते हो मार्केट बेस्ड क्या है, यानी कि बच्चों जैसे कि जो आप फंड जो है आपकी सैलरी से कट रहा है ना, वो फंड कोई फंड मैनेजर क्या कर रहा है, आपका क्या करेगा, उसे यूज करेगा, और वो उसको शेयर मार्केट में लगाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएगा। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, ये सब जो है आपको मार्केट के जिस हिसाब से रिटर्न देंगे, उस हिसाब से आपका पैसा बनेगा। तब आपको पता चलेगा कि भैया रिटायरमेंट में आपको कितना पैसा बनना है। अब इसमें कोई लोग कहते हैं कि यार मार्केट बेस्ड है तो मार्केट तो लुढ़क भी सकता है, क्या पता आपको कोई पैसा ना बने, तो ये भी हो सकता है, भैया मार्केट को किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, क्लियर। लेकिन ये भी कहते हैं कि मार्केट अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर लेता है, मार्केट जो है अपने जो है सेल्फ करेक्शन मोड में कभी ना कभी तो ऊपर जाता ही है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन यह फ्यूचर ही डिसाइड करेगा कि भैया कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। अब बेनिफिट क्या था यहाँ पे, कि यहाँ पे डियरेंस जो आपके रिलीफ थे, जो अलाउंस थे, वो भी ट्वाइस अ ईयर जुड़ जाते थे आपकी क्या, पेंशन में। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर। ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ था, यानी जीपीएफ का मतलब है कि जितने भी लोग थे ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर, वो अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट एक अलग से फंड में लगा सकते थे, और जब वो रिटायर होते थे तो पूरा सम अप क्या मिलता था उनको, जीपीएफ करके मिल जाता था। ये केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। ठीक है ना, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, ओल्ड पेंशन स्कीम जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको मिलती रहेगी, रिटायरमेंट के बाद तक। ठीक है, अगर आप ज्यादा साल जिए तो सरकार को ज्यादा साल आपका क्या करना पड़ेगा, बर्डन क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में प्रत्याशा जीवन की बढ़ रही है, तो सरकार को ये भी लगता था कि जब तक अब ये जिंदा है तब तक हमें उसकी पेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, फंड मैनेजर होंगे। याद करो जो मैंने आपको शेयर मार्केट की क्लास में म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप सब जो है किसी एक फंड मैनेजर को पैसा देते हो। ठीक है ना, क्लियर। एसआईपी में देते हो, लमसम में देते हो, फिर वो आपके बिहाफ में पैसा लगाता है कहाँ पे, शेयर मार्केट में। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है उसी के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होगा तो भी आपको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ पेंशन फंड है जो सरकार ने क्या करे हैं, क्या कहते हैं, आपके घोषित कर है। उन्हीं फंडों में क्या है, आपका पैसा लग रहा है, मार्केट पॉजिटिव रहा तो आपका लास्ट में सम पॉजिटिव रहेगा, या मार्केट नीचे रहा तो आपका सम नीचे रहेगा। अभी हम कोई पीडी डिटरमाइन नहीं कर सकते कि लास्ट ड्राइंग सैलरी जो है उसका 50% बेसिक पे का जैसे ओल्ड में होता था ना, तो ऐसे न्यू में हम कुछ कह नहीं सकते, नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ कह नहीं सकते। और इसीलिए क्या है, डलाइमा बना हुआ है। कुछ लोग इसी कारण इसको नापसंद भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो मार्केट को समझते हैं तो वो समझते हैं कि भैया इतने सारे साल के लिए हम पैसा लगा रहे हैं तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो कुछ लोग एनपीएस को अच्छा भी मानते हैं। ठीक है, ये परसेप्शन टू परसेप्शन डिपेंड करता है कि आप किस आइडियोलॉजी से। अगर आप रिस्क फैक्टर लेना चाहते हो तो एनपीएस ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एश्योर्ड रिटर्न चाहते हो, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो भैया ओल्ड पेंशन स्कीम वाला थॉट आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट बियर द एक्सपेंडिचर। देखो जैसे ही आप रिटायरमेंट हुए 50% आपकी लास्ट ड्रॉइंग सैलरी बेसिक पे का 50% आपको मिलता रहेगा जब तक आप जिंदा हो, ठीक है ना। तो सरकार जो है पूरा का पूरा फंड क्या कर रही है, आपको दे रही है। और इतने कितने सारे लाखों लोग होंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिनकी पेंशन सरकार देती है, ठीक है ना। जबकि क्या यहाँ पे सरकार ने खुद अपनी तरफ से दिया? नहीं। सरकार ने आप ही के पैसे क्या करे, देखो 10% लेते रहे हर महीने आपसे, ठीक है। आप ही का पैसा क्या करा, इन फंड मैनेजर को दे दिया। इन फंड मैनेजर ने क्या करा, आप ही का पैसा मार्केट में लगा दिया। अब जैसा रिटर्न आएगा उस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे सरकार को अपने आप से बियर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। हालांकि एनपीएस में हम देखेंगे कि 10% अगर आपकी तरफ से जा रहा है तो सरकार की तरफ से भी 14% जा रहा है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुल मिला के आप ये समझिए कि सरकार के ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि यहां पे क्या है, एक अलग से ही आपके लिए प्रावधान कर रही है सरकार 60,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का, जो एक बहुत ह्यूज अमाउंट है अपने राज्य सरकार के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनकी पेंशन के लिए। जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं होगा। एनपीएस में क्या होगा, ऑलरेडी आपका फंड जमा है, वो जिस हिसाब से दुगना तिगना चार गुना जो भी होता है मार्केट बेस पे, उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई गारंटी की इसमें प्रावधान नहीं किया गया अगर आप एनपीएस को देखो तो, ठीक है। तो सरकार अपनी तरफ से सेफ हैंड में है। और इसी कारण जो है कहा जा रहा है कि भैया ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा मत लाओ, जीसी मुर्मू साहब यही कह रहे हैं, ठीक है। अब एनपीएस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, जिसको जो लोग ज्यादातर लोग तकिया खिलाफ में न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं, ये 2004 से आ गई थी, ठीक है ना। ये आर्म फोर्स को छोड़कर बाकी सब लोगों में लगती है। शुरू में ये था 1860 साल के लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली 1-1.5 साल पहले जो है एक नया नॉर्म्स आया जिसमें एल्डरली पीपुल जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो 70 साल तक की उनकी लिमिट कर रखी है, इसलिए मैंने डैश 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 70 ईयर भी लिख दिया, ठीक है, जिससे आप नए आर्टिकल पढ़ें तो परेशान ना हो। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था 10% होगा आपके बेसिक सैलरी और डीए का, ठीक है। इतना ही 10% कंट्रीब्यूशन कौन करेगी? सरकार। लेकिन सरकार ने 2019 में घोषणा करी कि अब हम 14% अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी आज की तारीख में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है समझो। मान लो कोई ए इंसान है, ठीक है, इसका जो है आपका बेसिक सैलरी, ठीक है, और डीए, ठीक है, याद रखना बेसिक सैलरी है और डियरेंस अलाउंस है, इसका जो भी इसका 10% आता है वो तो भैया इसकी सैलरी से कट जाएगा। इसके अलावा 15% क्या है, सॉरी 14% क्या है, सरकार अपनी तरफ से देगी, ठीक है। पहले क्या होता था, इंप्लॉइज मतलब जो काम करने वाले उनकी तरफ से 10% कंट्रीब्यूशन आता था, सरकार की तरफ से 10% कंट्रीब्यूशन आता था, ठीक है ना। अब राज्य सरकार के होंगे तो आपकी राज्य सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे तो सेंट्रल देगी। लेकिन अब ये कंट्रीब्यूशन क्या हो गया है, 10 आपकी तरफ से और 14 उनकी तरफ से 2019 से, ठीक है ना। क्लियर? तो यानी कि आपकी अगर सैलरी जितनी ज्यादा है तो उतना ज्यादा ठीक ठाक अमाउंट आपका हर महीने कट रहा है, और आपके मोबाइल में मैसेज भी आता होगा कि भैया इतना रुपया आपकी तरफ से कट गया और इतना सरकार ने डाला। तो एक ठीक ठाक एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सम क्या है, इकट्ठा हो रहा है आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक शर्त यह है कि जब भी आप रिटायरमेंट होते हैं तो जो भी आपका सम होगा उसका 60% ही आप एक बार में विड्रॉ कर पाएंगे। बाकी जो 40% बचेगा उसको आपको सालाना आधार पे, एन्युटी के आधार पे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उसको आप एकदम से नहीं निकाल सकते। आप यह समझिए कि ए नाम का इंसान अगर रिटायर होता है और रिटायरमेंट में इसके मान लेते हैं 5 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक है, तो 5 करोड़ का 60% निकाल लो तो उतना तो वो एक मुश्त ले सकता है, ठीक है। बाकी जो 40% होगा उसको सालाना आधार पे लेना पड़ेगा। और जो 60% जो भी ले रहा है ये सरकार ने टैक्स फ्री कर रखा है, थोड़ा उसको खुश करने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भैया एनपीएस को कौन रेगुलेट करेगा? तो भैया उसको रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या प्राइवेट इंडिविजुअल इसमें पार्ट ले सकते हैं? बिल्कुल, प्राइवेट इंडिविजुअल भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो आप लोग भी जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। 18 से 60 साल और एल्डरली की केस में 70 साल तक ये लिमिट बढ़ा दी गई है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब थोड़े मैं आपको फंड की बात करा बता दूं। वैसे तो मेरे ख्याल से 18 के आसपास फंड है, जिसमें क्या है, जो एम्प्लॉयज होता है यानी कि जो काम करने वाले इंसान हैं
ठीक है, वो खुद चुन सकते हैं कि उनका पैसा कहाँ जाए। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट जो है LIC, UTI, ठीक है ना, और SBI, इन्हीं को क्या करती हैं, तवज्जो देती हैं, और यही क्या है, ज़्यादातर आपके फंड मैनेजर बनते हैं। अर्थात जो भी आपका पैसा कट रहा है 10% आपका, किसका, फिर मैं बोल रहा हूँ, बेसिक पे और डेरेंस अलाउंस, और 14% गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, क्लियर। ये जो पैसा है कहाँ जाएगा, या तो ये LIC वाले फंड में लगने वाला है, या तो SBI वाले फंड में, या तो UTI वाले फंड में, ठीक है ना। वैसे इनके ड्राफ्ट में ऑप्शंस दे रखा है कि एम्प्लॉयज चाहे तो किस तरीके से फंड किसको देना चाहता है, किस पे लगाना चाहता है, वो चुन सकता है। लेकिन अगर बाई डिफॉल्ट है तो बाई डिफॉल्ट तो भैया तीन ही फंड मैनेजर है, जिनका नाम LIC पेंशन फंड लिमिटेड है, SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड है, और UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड है। तो LIC, SBI, ठीक है, और UTI। अर्थात अगर आपने कुछ नहीं चुना तो बाय डिफॉल्ट यही क्या माने जाएंगे, आपके फंड मैनेजर माने जाएंगे। सिंपल सा, एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं। देखो, अगर आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम होती तो भैया लास्ट में जो भी आपको सैलरी मिल रही है रिटायरमेंट वाले टाइम पे, ठीक है, तो उस महीने जो भी आप, जिस महीने आप रिटायरमेंट हो उस समय जो भी आप सैलरी लेके आए हो उसका बेस पे ढूंढ लो। अगर आपने उसका बेसिक्स ढूंढ लिया, उसका 50% कर लो, वो आपको हर महीने एज ए पेंशन मिलता रहेगा जब तक आप जिंदा हो। सिंपल सी बात, ठीक है। न्यू में ऐसा नहीं है। न्यू में क्या है, जो भी आपका मंथली आपका कट रहा है पैसा, ठीक है, वो किस आधार पे कटेगा, इस आधार पे कटेगा, ऑलरेडी बता रखा है। वो पैसा क्या है, जमा हो रहा है कहाँ पे, इन फंड मैनेजरों के पास। और ये फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, आपके बिहाफ पे पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, बीच में आप जो है ये तोड़ भी नहीं सकते हो। यानी कि इसमें ये भी शर्त है कि भैया 60 साल के बाद ही आप इस स्कीम को छेड़खान कर सकते हो। यानी कि एक लंबी अवधि तक आपका पैसा मार्केट में लगने वाला है। और ये माना जाता है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा गेन ही देता है, और उसी गेन की फिलॉसफी पे सरकार काम कर रही है। फंड मैनेजर जितना कमाएंगे आपके पैसों से उतना ही आपका क्या मिलेगा, लास्ट में सम अप मिलेगा। अगर मार्केट ने कम रिटर्न दिया तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा, मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया तो भैया जो नेगेटिव आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यानी जितना आपने सम जमा करा क्या पता उतने भी नहीं मिले। लेकिन ये बहुत ही क्या है, रेयर प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है, और रिस्क तो लेना पड़ता है। भाई आपकी LIC जो आप जो है इंश्योरेंस जो है करते हो, आप उसमें प्रीमियम भरते हो, आपको पता है वही LIC आपके पैसों को शेयर मार्केट में लगा के कई गुना पैसा कमाती है, ठीक है। और आपको जो है LIC की जो इंश्योरेंस होती है जब आपकी मेच्योर हो जाती है तो आपको मुश्किल से 2.5 गुना या 3 गुना मिलता है। लेकिन उसी पैसे को वो 15-15, 20-20, 30-30, 100-100 गुना कर देती है, ठीक है ना। तो मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिकते हो तो जरूर आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलते हैं, ये फिलॉसफी मानी जाती है। और इसीलिए इस फिलॉसफी काम कर रहे हैं। सरकार के ऊपर अलग से कोई बर्डन नहीं है, फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर जैसे कमाएंगे वैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। बस लास्ट में लिमिट लगा रखिए कि भाई जो भी आपका जो है रिटायरमेंट पे फंड बनेगा उसका 60% आप निकाल सकते हो एज ए कैश, बाकी 40% एन्युटी के फॉर्म में आपको निकालना होगा, और 60% पे किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। आई होप सिविल सर्विस के हिसाब से जितने पॉइंट थे मैंने डिस्कस करे, वह एक्चुअली में इससे भी ज़्यादा पॉइंट है लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, ठीक है। आप इन आधारों पे, और मेन जो हमने GC मुर्मू साहब का आधार देखा है जहाँ पे उन्होंने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट की बात करी है, वहाँ पे उन्होंने टैक्स और नॉन टैक्स जो है रिवेन्यू की बात करी है, वहाँ पे उन्होंने जो है आपके कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करी है। उन सब की टर्मों को आपको आंसर राइटिंग में लिखना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो एक जो है कंपैरेटिव एनालिसिस ओल्ड वर्सेस न्यू, या न्यू पेंशन की क्या प्रासंगिकता है, इस पे लिख के अनअकैडमी की प्लस की क्लास में मेरे से चेक करा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये वीडियो कैसा लगा, आप जो है जरूरतमंदों को शेयर करें, ठीक है। बाकी हमने RO का बैच चला रखा है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को। अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल, अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल। जो भी आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल रिप्लाई योर कमेंट्स, ठीक है, बाया नेक्स्ट